जय रघुनाथ जी की। मैं कुंवर राजेंद्र सिंह नरूका, बसेठ अलवर राजस्थान, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राम राज्य मिशन। बंधुओं, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं, जैसा कि आपने कई दिनों से मेरी पेज पे भी देखा होगा, और कूच बिहार के राजवंशी क्षत्रिय समुदाय, जिसके कई दिनों से मैं वहाँ गतिविधियाँ बढ़ी हैं और मैं जा रहा हूँ, तो वहाँ के जो राजवंशी क्षत्रिय समुदाय हैं उनके बारे में हम दो तीन विषयों पर आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ये कि कूच बिहार के जो राजवंशी क्षत्रिय हैं उनकी ये दयनीय स्थिति कैसे हुई, और दूसरी बात कि उनकी बर्बादी जो इस स्तर की हुई, इस बर्बादी में राजस्थान का क्या रोल है और क्या भूमिका है, क्या राजस्थान भी इसके लिए जिम्मेदार है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि ये कोच बिहार के राजवंशी क्षत्रिय आखिर हैं कौन। ऐसा माना जाता है कि सतयुग में इस स्थान को स्वर्गपुरी बोलते थे, और यहाँ के राजा की जो पदवी थी वो इंद्र थी, और त्रेता युग के अंदर इस क्षेत्र को मिथिलांचल बोलते थे, जो यहां से शुरू होकर ऊपर तक जाता था, जिसमें चीन, नेपाल आदि सभी इस क्षेत्र में आता था। और जो राजा की पदवी थी वो जनक थी। जैसे माता सीता के जो पिता हैं उनकी भी पदवी जनक है, वैसे उनका नाम शीलध्वज है। और इस क्षेत्र के जो राजा थे उनको नरक सुर कहा गया है, जो कि भौमासुर भी कहलाते हैं, और ब्राह्मणी साहित्य में उसको नरक असुर भी कहा गया है, जबकि उनके साहित्यों में और जैन साहित्यों के अंदर उनको नरक सुर कहा गया, यानी नरक देव कहा गया। उनकी उत्पत्ति के बारे में कहा जाता है कि ये धरती माता से, वो धरती माता और भगवान नारायण के वो पुत्र हैं, ऐसा माना जाता है। और चूंकि माता सीता भी धरती माता की ही पुत्र हैं, और इन दोनों के ही पालक महाराज जनक हैं, क्योंकि नारायण जो स्वयं ईश्वर हैं वो उनके बजाय इस धरती पर जो उनके पालन पोषण करते हैं वो महाराज जनक हैं। और यही कारण है कि वो दोनों सीता जी और नरक देव को बहन भाई कहा जाता है। हम सब जानते हैं कि माता सीता का विवाह सूर्यवंश के सूर्य रघुवंश मणि भगवान श्री राम से हुआ था, और द्वापर में इस युग को इस धरती को, इस क्षेत्र को प्राग ज्योतिषपुर कहा गया, और जो राजा था उसका नाम भगदत्त था। और जो भगदत्त राजा था उसका महाभारत में बहुत जबरदस्त तरीके से जय संहिता में जिक्र है, और जिक्र यह है कि वो बहुत बड़े योद्धा थे और पितामह भीष्म के पक्ष में लड़े थे, वो यानी पांडवों के विपरीत लड़े थे। और राजा भगदत्त की जो पुत्री थी उसका नाम भानुमति था, और भीष्म पितामह ने उसका विवाह धृतराष्ट्र के ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन के साथ करवाया था। साथ ही साथ इन्हीं के परिवार की एक चित्रांगदा थी, जिसके पिता मणिपुर के राजा थे, और उनका विवाह अर्जुन के साथ हुआ था। और चित्रांगदा और अर्जुन के एक पुत्र हुए जिनका नाम बब्रुवाहन है, और उन बब्रुवाहन को उस क्षेत्र में मशान बाबा, ठाकुर बाबा के नाम से पूजा जाता है। कलयुग में यदि हम आए तो इस क्षेत्र को कामरूप कहते हैं, कामतापुर कहते हैं। द्वापर में भी प्राग ज्योतिषपुर भी कहते थे और कामरूप भी कहते थे उस क्षेत्र को, और कलयुग में इस क्षेत्र को कामतापुर कहलाया, और बाद में ये कोच विहार कहलाया। कोच विहार राजवंश की कलयुग में यदि स्थापना देखें तो वो विश्व सिंह जी से हुई है, और विश्व सिंह जी के जो पुत्र थे नरनारायण जी, और उनके पुत्र थे लक्ष्मी नारायण। नरनारायण के छोटे भाई थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्लध्वज, जिन्हें विश्ववीर चिल्लाराई कहते हैं, जिनकी जयंती राजवंशी समुदाय बहुत जोर शोर से मनाता है। ये जो विश्व सूर्य चिल्लाराय जी हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने भारत की सुरक्षा में अफगानिस्तान तक की सुरक्षा की है। अब एक मैं आपको लेकर चलता हूं कि अफगानिस्तान का विजेता हमारे यहां किसको माना जाता है? मानसिंह प्रथम, आमेर के राजा मानसिंह प्रथम को। क्या संबंध था विश्व सूर्य राजकुमार शुक्लध्वज चिल्लाराय जी का और महाराजा मानसिंह आमेर प्रथम का?
जब बंगाल विजय के लिए मानसिंह जी गए थे, तब मानसिंह प्रथम ने 16वीं शताब्दी में बंगाल के नवाब को हराया और बंगाल के नवाब ने एक बार कोच बिहार के राजकुमार शुक्ल ध्वज, जिन्हें चिल्लाराय कहते हैं, और उनके बड़े भाई जो उनके जो भाई हैं बड़े, लक्ष्मी नारायण जी, उनकी सेनाओं को एक बार बंगाल वाले नवाब ने हरा दिया था। इसलिए मानसिंह जी यहां गए, और मानसिंह जी जब यहां गए और उन्होंने बंगाल को हराया, पराजित किया और कोच बिहार राज्य में मिलवाया, इससे प्रसन्न होकर कोच बिहार के जो राजा हैं महाराजा लक्ष्मी नारायण, उन्होंने अपनी पुत्री राजकुमारी क्षमा देवी का विवाह 1597 में महाराजा मान सिंह आमेर प्रथम के साथ किया। राजकुमार शुक्लध्वज चिल्लाराय जी की वो भतीजी थी और मानसिंह जी के साथ यहां से गठबंधन बनता है चिल्लाराय जी का, और फिर वो अफगानिस्तान तक, कामाख्या से लेकर के द्वारका तक और अफगानिस्तान तक की लड़ाइयों में साथ साथ रहते हैं। दुर्भाग्य यह है कि विश्ववीर चिल्लाराय जी का इतिहास छिपा लिया गया। इतिहास तो अभी आपका भी छिपाया जा रहा है, क्योंकि नई जो प्रपाटियां बनी है इतिहास की, वो इन्हें छिपा रही हैं। इसके बाद महाराजा मानसिंह प्रथम की जो ये रानी आई क्षमा देवी जी, इनके दो पुत्र हुए, राजकुमार अतिबल सिंह और राजकुमार केशवदास। राजकुमार अतिबल सिंह और केशवदास सहित मानसिंह जी के सभी पुत्रों के जो वंशज हैं उनको राजावत कछवाहा कहते हैं, और केशवदास जी के वंशजों को केशवदासौत राजावत कहते हैं। अतिबल जी के वंशजों को भी राजावत कहते हैं, और ऐसा माना जाता है कि धोला का जो ठिकाना है वो इनसे संबंधित है, और कई ठिकाने जो हैं वो क्षमा देवी जी के पुत्रों से संबंधित हैं। क्षमा देवी जी की महानता एक और भी है कि 6 जुलाई 1614 में जब महाराजा मान सिंह प्रथम जो है उनका एलिचपुर में देवगमन हो जाता है, देवलोक गमन हो जाता है, तब उनके साथ 2 रानियां सती हुई हैं, और एक रानी उनमें क्षमा देवी कूच बिहार की है। और ऐसी रानी मां जो सती हुई हैं उनको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। महाराज मानसिंह जी के साथ साथ वो भी अमर हो गई, और हमें जब हम मानसिंह जी की पुण्यतिथि 6 जुलाई को मनाते हैं तो हमको उन दोनों रानियों को जो सती हुई हैं उनको भी याद करना चाहिए। अब यहां एक बात हमें समझने की जरूरत है। महाराजा मानसिंह प्रथम की बेटे थे कुंवर जगत सिंह, और कुंवर जगत सिंह ने बंगाल के नवाब की एक लड़की थी, बेटी थी, जो उनके साथ आ गई, शहजादी, जिसको हम मरियम बोलते हैं, और उस शहजादी के लिए मानसिंह जी ने अपने राजमहल में प्रवेश नहीं करने दिया, क्योंकि मानसिंह जी किसी भी दृष्टि से विजातीय विवाह और विधर्मी विवाहों को स्वीकार नहीं कर सकते, और इसीलिए वो मरियम महल अलग से राजकुमार जगत सिंह जी की उस पासवान के लिए बना, और उसके जो पुत्री हुई उस पुत्री का विवाह किसी मुसलमान से ही किया जा सकता था, कभी भी किसी क्षत्रिय से नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये परंपरा, मैं फिर बता देता हूं, क्षत्रियों में माता से जाति आती है और पिता से कुल आता है, अर्थात सवर्णी ही केवल क्षत्रिय माना जाता है। इसलिए जगत सिंह और उस मरियम बेगम के जो बेटे बेटी हैं उन्हें कोई भी कछवाहा क्षत्रिय नहीं मानेगा। एक बात यहां क्लियर आप समझिए कि चाहे कितने ही विवाह या उपविवाह या पासवान हों, लेकिन क्षत्रिय वह पुत्र माना जाएगा जिसकी माता क्षत्राणी हो और पिता भी क्षत्रिय हो। ऐसे अनेक उदाहरण पड़े। खैर, हम हमारे विषय पर आते हैं। इसके बाद इस राज परिवार से जो कोच राजवंशी कहलाते हैं, यह माना जाता है कि महाराज जनक का वंश निमि था, और फिर वो कटोच हो गया, और अपभ्रंश होते होते ये केवल कोच रह गया उस क्षेत्र में। और इस कोच राजवंश के राजा कूच बिहार के महाराज विष्णु सिंह से लेकर लगातार आखिरी जो महाराजा जगदीपेंद्र नारायण जी थे, जिन्होंने इस देश के जब आज़ादी है वो भारत की आज़ादी दिलाई और अन्य देशों की भी आज़ादी दिलाई। महाराजा जगदीपेंद्र नारायण बहादुर हमारी जो जयपुर की राजमाता गायत्री देवी हैं उनके ज्येष्ठ भ्राता थे। उनके एक और छोटे भाई थे जिनका नाम इंद्रजितेंद्र नारायण था, और महाराजा जगदीपेंद्र नारायण बहादुर का ने विदेशी महिला से संबंध बनाकर विवाह कर लिया, जो कि कोच राजवंशी क्षत्रियों ने स्वीकार नहीं किया, ना उन्हें रानी माना और ना उनके बच्चों को राजकुमार माना।
परिणाम ये हुआ कि महाराज जगदीपेंद्र नारायण की गद्दी पर उनके छोटे भाई इंद्रजितेंद्र नारायण को ही वारिस माना गया, न कि उनके विदेशी महिला से पैदा हुए बच्चों को। क्योंकि क्षत्रियों में मैंने बताया आपको कि जाति मां से आती है और कुल पिता से आता है। इंद्रजितेंद्र नारायण, कुमार इंद्रजितेंद्र नारायण के एक बेटा और एक बेटी। जो उनके बेटा है वो ब्रजेंद्र नारायण थे और जो बेटी हैं वो राजकुमारी उत्तरा देवी थी, जिनका विवाह कोटा के महाराव से हुआ और जो अभी भी जीवित हैं और कोटा की राजमाता उत्तरा देवी हैं। और जो महाराव इजराज सिंह जी हैं वो उनकी माताश्री हैं। अब यहां हमें एक बात समझने की जरूरत है। कई लोग कहते हैं कि, मेरे को भी लोगों ने फोन करके बताया कि लोग कह रहे हैं कि राजमाता गायत्री देवी छत्राणी नहीं थी। ध्यान से सुनना इस बात को कि राजमाता गायत्री देवी छत्राणी नहीं थी। संभवतः वो ये समझ रहे हैं कि कछवाहा राजकुल का विवाह पहला था ये गायत्री देवी जी से। ऐसा नहीं है। जब से इस सृष्टि की रचना हुई है तब से लेकर क्षत्रिय राजवंशों के विवाह इस राजवंश के साथ हैं। सबसे पहला विवाह यदि आपको ध्यान पड़ता है तो जो मेनका का हुआ है, जिन्हें अप्सरा कहते हैं, वो स्वर्गपुरी की थी और वो ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र के साथ हुआ, जिनसे माता शकुंतला का जन्म हुआ। इसके बाद अपन देखें तो और कई चीजें हैं, कई जैसे उर्वशी का विवाह हुआ। अब ये सब अप्सराएं मानी जाती हैं, लेकिन ये सब इस स्वर्गपुरी की हैं। चलो यहां को भी छोड़ दो, सतयुग से आगे चलते हैं। जब त्रेता युग की बात होती है तो माता सीता मिथिलांचल की ही राजकुमारी थी। यहां से आगे यदि हम द्वापर में चलते हैं तो दुर्योधन की पत्नी भानुमति वहां की थी, अर्जुन की पत्नी चित्रांगदा वहां की थी, अर्थात इस युग में भी उनसे वैवाहिक संबंध थे। अब आगे यदि हम देखें ज्ञात इतिहास में, महाराजा मान सिंह प्रथम का विवाह 1597 में राजकुमारी क्षमा देवी से हुआ और राजकुमारी क्षमा देवी और महाराजा मान सिंह जी के वैवाहिक से जो राजावत कुल के लोग हैं, केशव दासोत और राजकुमार अतिबल सिंह के वंशज, वो राजावत कुल है। अब ये विवाह राजाओं के साथ और जागीरदारों के साथ चलते रहे। छोटे राजपूतों के और छोटे क्षत्रियों के इतने दूर दूर विवाह संभव नहीं थे, क्योंकि इतने दूर जाने आने की व्यवस्थाएं नहीं थी, इसलिए ये सब आसपास कर लिया करते थे। बड़े राज परिवारों के आज भी विवाह नेपाल तक होते हैं। अब राजमाता गायत्री देवी का जो विवाह है वो हुआ है 1940 को। अब आपको यह समझने की जरूरत है कि यदि राजकुमारी गायत्री देवी का विवाह महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय के साथ हो रहा है, पहले उनकी बड़ी रानी का नाम है मरुधर कंवर, दूसरी का किशोर कंवर और तीसरी जो है ये राजमाता गायत्री देवी आती हैं। ये लोगों में भ्रम भी डाला जा रहा है कि शायद ये विजातीय विवाह था। तो मैं एक बात फिर से क्लियर कर देता हूं, ये वो समय है जो 1940 खुद सवाई मानसिंह द्वितीय एक छोटे परिवार से ठाकुर के छोटे बेटे के रूप में गोद आए हैं। तो उनकी जो मनोदशा है वो हमारी जैसी है, यानी विजातीय विवाह करना और इस तरह के काम करना उनके स्वभाव में नहीं हो सकता था। फिर भी मान लीजिए आप माने कि वो कोई उच्छृंखलता करते, तो यदि वो विजाती होती तो वो पासवान होती। क्षत्रियों में ऐसा दर्जा नहीं दिया जाता और कछवाओं में तो बिल्कुल भी नहीं दिया जा सकता। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि 1940 के आसपास ही राजऋषि जयसिंह जी का नाम आपने सुना होगा, जो अलवर के महाराजा थे, राजऋषि जयसिंह जी नरूका। उनके कोई पुत्र नहीं था और वो अपने दासी के पुत्र को गद्दी पर बिठाना चाहते थे, लेकिन अलवर के जागीरदारों ने, अलवर के सामंतों ने उनकी ये बात नहीं मानी और श्रीचंदपुरा से उनके ही परिवार के एक साधारण परिवार, जो बिल्कुल साधारण परिवार था, वहां से कुंवर तेज सिंह जी को अलवर की गद्दी पर बिठाया गया। ये वही पीरियड है कि जब राजा अपनी मर्जी से नहीं बैठा सकता। तो 1940 में यदि राजमाता गायत्री देवी छत्राणी नहीं होती तो सवाई मानसिंह जी द्वितीय को हिम्मत नहीं थी कि उनसे विवाह कर सकें। अब आप ये समझिए कि यदि सवाई मानसिंह जी ऐसा कर भी लेते, जैसे यूपी वगैरह में एक आध जगह लोगों ने कर लिया है, तो भी राजमाता गायत्री देवी को क्षत्रिय राजस्थान के स्वीकार नहीं करते अपने लीडर के रूप में। 1962 में वो 90+% वोटों से लोकसभा का चुनाव जीत कर गई है और पूरे राजस्थान की लीडर भी बन गई थी स्वतंत्र पार्टी सी राजगोपालाचार्य वाली पार्टी से, और राम राज्य परिषद से उनका गठबंधन था और उससे वो 3 बार लोकसभा गई हैं, 62,
67 और 71 में। अब आप ये बताइए कि ऐसी स्थिति में जब वो छत्राणी नहीं होती तो राजस्थान का क्षत्रिय उन्हें कभी भी अपना लीडर स्वीकार नहीं करता। अब मैं एक और बात बता देता हूं, बुरी तो लगेगी लोगों को। राजस्थान का क्षत्रिय 1993-94 तक भी कमजोर नहीं हुआ था। जब एक बेमेल समगोत्री विवाह महाराजा सवाई भवानी सिंह जी की पुत्री, जो वर्तमान में उप मुख्यमंत्री है, ने नरेंद्र सिंह राजावत से किया था, उस समय पूरे कसवाहा जयपुर की राजपूत सभा में इकट्ठे हुए और सवाई भवानी सिंह, महाराजा सवाई भवानी सिंह को राजपूत सभा के स्थायी अध्यक्ष से सदा सदा के लिए हटा दिया। 1993 तक भी क्षत्रिय कमजोर नहीं हुए थे। तो फिर यदि ये विजातीय विवाह होता तो दुनिया की कोई ताकत गायत्री देवी जी को क्षत्राणी के रूप में और उनके बच्चों को क्षत्रिय के रूप में स्वीकार नहीं करने देती। फिर इन्हीं की सगी भतीजी का विवाह महाराव कोटा से नहीं हो सकता था और कोटा की जनता, हाड़ा सरदार भी ये स्वीकार नहीं करते। गायत्री देवी जी की जो मां हैं वो इंदिरा देवी जी हैं और वो बड़ौदा के गायकवाड़ राजा की, सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड की पुत्री, इकलौती पुत्री हैं, जिन्होंने बाबा साहब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को शिक्षा ग्रहण कराई थी। बड़ौदा का गायकवाड़ परिवार पंवार कुल का है और मराठों के अंदर, ये विषय किसी और दिन लेंगे, मराठों के अंदर क्षत्रिय कुल भी है और मराठों के अंदर कुणबी कुल भी हैं। जो क्षत्रिय कुल हैं उनको मराठी जानते हैं अच्छी तरह से कि ये क्षत्रिय कुल हैं, और जो कुणबी हैं उनको भी वो जानते हैं कि ये कुणबी हैं। हर जगह क्षत्रियों में 2-3 ग्रुप बन जाते हैं, वहां भी बने हुए हैं। और होलकर और सिंधिया, सिंधिया में भी जो महाराष्ट्र के अंदर क्षत्रिय सिंधिया हैं, सिंधे हैं, वो अलग है। ग्वालियर का जो सिंधिया है, महाजी सिंधे से जो आगे वंश चालू होता है, वो मराठा क्षत्रिय वंश नहीं है। क्यों नहीं है? कि राणोजी शिंदे जो थे, उनके 5 बेटे थे, 3 रानी से और 2 इलेजिमेटेड सन, भले ही आप पता कर लेना इनका। दूसरी विजातीय महिलाओं से जो महाजी शिंदे हैं, उनसे जो आगे वंश चला है, वो क्षत्रियों में सम्मिलित नहीं है और क्षत्रियों से कोई वैवाहिक संबंध उनके नहीं है। चलो वो दूसरी तरफ चले गए अपन मराठाओं की तरफ। तो राजमाता गायत्री देवी, राजमाता राजकुमार रानी क्षमा देवी और राजमाता उत्तरा देवी उस परिवार की रही हैं और आज भी राजमाता उत्तरा देवी हैं। ये उनका वंश परिचय हो गया। इसलिए दुनिया का कोई भी यदि व्यक्ति ये कहता है कि वो क्षत्रिय नहीं है और हमसे उनके रिश्ते गलत हो गए, तो वो अपना इलाज कराए, उसमें कोई न कोई मानसिक विकृति है। क्योंकि ये अटल सत्य है कि कोई भी व्यक्ति क्षत्रिय बन नहीं सकता, क्षत्रिय पैदा होता है। क्षत्रिय विकास की दर से नहीं बन सकता। और जो लोग वर्ण को कर्म के आधार पर बताते हैं, मैं कर्म को वर्ण के आधार पर बताता हूं। मैं नहीं मानता इस बात को कि कर्म करने से वर्ण बदल जाते हैं। हां, कर्म करने से वर्ण गिर जरूर जाएगा आपका। अगले बार आप दूसरे जन्म पैदा, मान लीजिए कोई व्यक्ति गाय के रूप में पैदा हुआ, वो गाय ही रहेगी, पर वो गाय अच्छी तरह नहीं रहेगी, तो अगले जन्म में उसका दूसरा जन्म चला जाएगा। ठीक इसी तरह से मानव जाति में भी यदि वो छात्र धर्म का पालन नहीं करेगा, तो अगली बार जैसा उसने किया है वैसा उसे भोगना पड़ेगा। क्षत्रिय जन्मते हैं, पैदा नहीं होते। इसलिए कई लोग कह रहे थे, मुझे फोन भी किया कि किसी को भी क्षत्रिय घोषित कर देते। कैसी बातें करते हो? कोई भी क्षत्रिय घोषित हो ही नहीं सकता। क्षत्रिय घोषित की बात कर रहे हैं आप। यदि किसी की मां छत्राणी नहीं है, बाप कितना ही बड़ा राजा हो, वो क्षत्रिय हो ही नहीं सकता ना। उसको अलग एक वंश बनाना पड़ेगा, जैसे सिनसिनवार यदुवंशी बने हैं, वो अलग एक जाति बनेगी उसकी। और ऐसे अनेक जातियां बनी हैं क्षत्रियों से, जो माता के कारण कुल उनमें चला गया और पिता का कुल चला गया, लेकिन जाति उनकी माता की रही है और यही रहेगा। भले ही आप किसी को कितना ही शिरमोर बनाओ, वो चलेगा नहीं। आज भले ही आप कुछ भी सोचें, लेकिन ये शुद्धता रक्त की बरकरार रहेगी। चाहे हम कुछ ही रह जाएंगे, लेकिन रक्त शुद्धता के साथ कभी कोई समझौता नहीं करेंगे। छटपटाहट समझ बैठती है कि ये इतने कड़े क्यों हैं। भाई, हम तो कड़े ही रहेंगे। हम आपको कितने ही कड़वे लगें, रक्त शुद्धता के मामले में हम किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं कर सकते। चाहे आप कितने ही उल जलूल बातें करें, क्षत्राणी का बेटा और क्षत्रिय का बेटा ही क्षत्रिय रहेगा और कोई तरीका नहीं है क्षत्रिय बनने का। चाहे वो कैसे ही हो, कोई तरीका नहीं है। क्षत्रिय के रूप में जो जन्मा है वो क्षत्रिय रहेगा, जो शूद्र के रूप में जन्मा है वो शूद्र रहेगा, जो ब्राह्मण के रूप में जन्मा है वो ब्राह्मण रहेगा, और जो वैश्य के रूप में जन्मा है वो वैश्य रहेगा।
अब कई कह रहे थे कि साहब महान काम करें। महान तो काम सभी वर्णों में किए जा सकते हैं, महानता के लिए वर्ण बदलने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी वर्ण महान नहीं है, सब बराबर हैं। जो महानता शूद्र वर्ण में है वही महानता ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य में है। शूद्र में महान नहीं होते क्या? अभी लेटेस्ट उदाहरण डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, इससे पहले संत शिरोमणि रविदास जी महाराज हैं, कबीरदास जी महाराज हैं, कितने ही महानतम संत हो गए। तो महानता के लिए वर्ण का कोई नेसेसिटी नहीं है, और दुष्टों के लिए भी कोई गारंटी नहीं है कि कोई ब्राह्मण है तो दुष्ट नहीं होगा। रावण था, कुंभकर्ण था, मेघनाथ था, राम ये उच्च कुल के प्लस कुल के होने के बावजूद ये सबसे नीच माने गए हैं, जिनके पुतले आज तक फूंकते हैं। क्षत्रियों में नहीं है क्या? दुर्योधन है, कंस है, शकुनी है, लगातार लंबी लाइन चलती है, अब भी है, आगे भी रहेंगे। तो अपने अपने वर्ण धर्म का पालन करना ईश्वरीय आदेश है और यही धर्म है। कोच बिहार के क्षत्रिय राजवंशी की दयनीय स्थिति क्यों हुई, अब इस पर हम आ जाते हैं। दयनीय स्थिति का मुख्य कारण है महाराजा जगदीपेंद्र नारायण बहादुर ने जब द्वितीय विश्व युद्ध में मदद की तो उन्होंने एक शर्त रखी थी कि हमें पूरा भारत और दूसरे अन्य गुलाम जो ब्रिटिश के देश हैं वो गुलाम देशों को आजाद कर दिया जाएगा। इसलिए जब ये द्वितीय विश्व युद्ध हो गया और कांग्रेस को सत्ता को अपने हाथ में लेना चाहती थी, अंग्रेजों ने कहा कि जो हमारे पास है वो हम आपको दे देंगे, लेकिन जो हमारे पास नहीं है, संधि से जुड़े हुए प्रिंसली स्टेट हैं, वो हम आपको नहीं दे सकते। जगदीपेंद्र नारायण कौन हैं, जरा उनके बारे में सुन लीजिए। महाराजा जगदीपेंद्र नारायण के जो बहनोई हैं सवाई मानसिंह द्वितीय जयपुर हैं, और उनके मामा जी हैं नाना जी हैं सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड, और उनके एक बहनोई हैं देवास के महाराजा और एक बहनोई हैं त्रिपुरा के महाराजा। इतनी बड़ी शख्सियत जो व्यक्ति हो, और सवाई मानसिंह जी की ससुराल जो है जोधपुर है, तो सब लोग एक फैमिली से जुड़े हुए थे। और ये इतने ताकतवर थे कि प्रिंसली स्टेट जो 2/3 भारत का हिस्सा था, वो हिस्सा भारत के नक्शे में नहीं आता है। आप ये नक्शा देख लेना, इस नक्शे के अंदर जो ब्रिटिश भारत है वो बहुत छोटा है और उसका कोई नक्शा नहीं बनता है। तो उन्होंने सोचा कि जगदीपेंद्र नारायण की जो रियासत है इसको तोड़ दिया जाए। तो उनका एक हिस्सा बंगाल, पूर्वी बंगाल बांग्लादेश में चला गया, जो रंगपुर आदि का क्षेत्र है। एक हिस्सा उनका दे दिया आसाम में, और पूर्णिया आदि का क्षेत्र बिहार में दे दिया, और एक हिस्सा दे दिया बंगाल में, बड़ा हिस्सा, ताकि 4 जगह ये स्टेट टूट जाए और ये दोबारा अपने परिवार से मिलकर देश के सम्राट बनने के बारे में विचार नहीं करें। इसलिए इनकी दयनीय स्थिति ये हुई कि इनको बंगाल के लोगों के साथ मिला दिया, और बंगाल के लोगों के साथ मिलाने के बाद इनसे जमीन छीन ली गई। ये जमींदार से जोतदार हो गए, और जोतदार से बाद में ये मजदूर और बटाई मजदूर हो गए, और इनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। फिर भी मैं धन्यवाद दूंगा उनको कि वो अपनी कल्चर को बनाए हुए हैं। जगदीपेंद्र नारायण जी ने बंगाल में मिलने के लिए शर्त रखी कि मेरे लोगों को आरक्षण की सुविधा दोगे तो ही बंगाल में मिलूंगा। इसलिए बंगाल में मिलने वाले राजवंशियों को आरक्षण की सुविधा मिली, वो भी सभी को नहीं, 3 हिस्से किए गए। कुछ को मिली ओबीसी जो बाद में वीपी सिंह जी ने दी है, और कुछ सामान्य में रहे, और कुछ जो है उनको जनजाति में आरक्षण मिला। बिहार वालों को नहीं मिला आरक्षण में, और असम वालों को नहीं मिला। बाद में बिहार और असम को वीपी सिंह जी के बाद 92, 93, 94 में दिया गया, वो भी ओबीसी या एमबीसी में दिया गया आरक्षण। अब वो आरक्षण के बाद भी इनको कोई सुविधा नहीं मिल पाई, कोई आईएएस अधिकारी उनका नहीं बन पाया। इनकी दयनीय स्थिति का एक मुख्य कारण ये है। अब इनकी बर्बादी का क्या कारण है उस पर विचार करते हैं। राजमाता गायत्री देवी जब राजकुमारी गायत्री देवी थी तब शांति निकेतन में पढ़ती थी, और विश्व सुंदरी होने के कारण इंदिरा गांधी को उनसे जेलिसी थी, ऐसा खुशवंत सिंह ने अपनी पुस्तक में लिखा हुआ है। और उस जेलिसी के कारण वो गायत्री देवी जी से चिढ़ती थी, और जब गायत्री देवी 62 में आपको बता दूं कि 1 नवंबर 1956 तक सवाई मान सिंह द्वितीय के अंडर में था पूरा राजस्थान, और वो राज प्रमुख थे और सेना के लेफ्टिनेंट जनरल थे। जब गायत्री देवी जी 62 में भारी बहुमत से पूरे देश, क्या विश्व में सबसे ज्यादा बहुमत से चुनाव जीत कर जाती हैं, तब इंदिरा गांधी को उनसे जेलिसी होती है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके वक्तव्य को सुनने के बाद जब कांग्रेसियों ने ताली बजाई, क्योंकि रामराज परिषद और स्वतंत्र पार्टी के तो थोड़े से सांसद थे, लेकिन सभी ने जब ताली बजाई तो पंडित नेहरू को भी जेलिसी हुई, और उन्होंने खड़े होकर कहा, देयर आर सम लेडी हु केम टू पार्लियामेंट टू शो देयर ब्यूटी, कि एक कुछ महिलाएं हैं जो अपनी सुंदरता दिखाने के लिए
पार्लियामेंट में आई हैं, और इसका जवाब राजमाता गायत्री देवी ने पार्लियामेंट से निकलते ही गैलरी में अच्छी तरह से करारे तमाचे के साथ दे दिया, और यह इंदिरा गांधी से सहन नहीं हुआ। 1970 तक राजमाता गायत्री देवी की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता था, वो आंख फोड़ दी जाती, क्योंकि तब लेफ्टिनेंट जनरल सवाई मान सिंह द्वितीय जीवित थे, प्रिवी पर्स लेते थे और महाराजा थे। इंदिरा गांधी ने इसी बदले के लिए सबसे पहले 1970 में 26वें संशोधन के साथ राजाओं का प्रिवी पर्स और उनके अधिकार समाप्त करने का प्रयास किया। और इस अधिकार समाप्त प्रयास में जब गायत्री देवी जी ने उनको टोका, तो जो आज कहते हैं ना कि संसद की गरिमा गिर गई है और एक दूसरे के लपड़ थप्पड़ करते हैं, सबसे ज्यादा गरिमा तब गिरी जब तत्कालीन प्रधानमंत्री ने राजमाता गायत्री देवी को बिच कहा लोकसभा में, और कहा कि सी इज ए डॉल ऑफ ग्लास। और इतनी बदतमीज करने वाली वो महिला, इंदिरा गांधी को लोग लोहो महिला कहते हैं, आयरन लेडी कहते हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए कि सबसे पहले गंदगी लोकसभा में उस इंदिरा गांधी ने फैलाई। और इतना ही नहीं, चूंकि सवाई मान सिंह जी तो जा चुके और भवानी सिंह जी उस समय मोर्चे पर थे, और 72 की लड़ाई भवानी सिंह जी 71-72 की पाकिस्तान में जीत के आते हैं, छात्रों की लड़ाई, और उन्हें 26 जनवरी 1973 को महावीर चक्र दिया जाता है। और 1975 में उसी महावीर चक्र विजेता बाद में ब्रिगेडियर हुए, पहले लेफ्टिनेंट कर्नल भवानी सिंह को जेल के अंदर ठूंस दिया जाता है सेडिशन के आरोप में, देशद्रोह के आरोप में। और गायत्री देवी जी के साथ भी वही किया जाता है। अब मुझे कोई यह बताइए कि जो जयगढ़ में मान सिंह जी ने खजाना छिपाया था, मान सिंह फर्स्ट ने अफगानिस्तान को लूट कर जो जयगढ़ फोर्ट में छिपाया था, जिसके मीणा सैनिक जो है रक्षा करते थे, उस आपातकाल में 60 ट्रकों में वो सोना चांदी और ज्वेलरी भरकर जयपुर का राजमार्ग बंद करके कहां चला गया? वो है कहां? भारत के राजकोष में जमा हुआ या नहीं हुआ? तो नहीं हुआ तो उसे कौन ले गया? उसे ले गई इंदिरा गांधी और स्विस बैंक में जमा किया, और वहां से ये कांग्रेस पार्टी आज तक चल रही है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान रोज लड़ते हो, कोई ये पूछने वाले नहीं है कांग्रेस से कि वो खजाना कहां है जयपुर वाला, कौन ले गया उसको? राजमाता गायत्री देवी का जो खजाना लूट कर गए। राजमाता गायत्री देवी और भवानी सिंह जी दोनों को जेल में डाला गया, और उनके साथ इतनी ज्यादती की गई कि उन्हें वैश्याओं के साथ रखा गया तिहाड़ जेल के अंदर, राजमाता विजयराजे सिंधिया और राजमाता गायत्री देवी को। और उनकी मानसिक स्थिति बिगाड़ दी गई, उनसे टॉयलेट साफ कराए गए और इतनी घृणित कार्य कराए गए, और कूच बिहार में उनके पैलेस को जनता के सामने वामपंथी और कांग्रेसियों को खुला छोड़ दिया। एक एक कील ले गए वो, और क्षत्रिय राजवंशी परिवारों को उन्होंने लूट लिया। और ऐसी स्थिति में गायत्री देवी जी से बदला लेने के लिए जयपुर से तो जो लिया और उन्होंने कूच बिहार को बिल्कुल नष्ट कर दिया। गायत्री देवी जी टूट गई, और गायत्री देवी ने राजनीति से किनारा कर लिया, और राजनीति से किनारा करने के बाद वो घर बैठ गई। और जब वो 2009 में 90 साल की उम्र में गई हैं, एक दो बार मुझे भी दर्शन का अवसर मिला है, बातचीत का भी अवसर मिल जाए, वो राजमाता गायत्री देवी के साथ जो अन्याय किया था, उसके परिवार के साथ भी अन्याय किया। इसलिए उनकी बर्बादी का कारण राजस्थान की राजनीति है। राजस्थान की यदि राजमाता गायत्री देवी लोकसभा में ना गई होती, यदि वो राजमाता ना होती, तो इस कूच बिहार को बर्बाद नहीं किया जाता। तो जो लोग कहते हैं ना कि मैं वहां क्या लेने जाता हूं, मैं जाता हूं वो कर्ज चुकाने के लिए। मैं मानता हूं, उसकी जिम्मेदारी मानता हूं कि राजस्थान इसके लिए जिम्मेदार है, कूच बिहार के राजवंशी क्षत्रियों की बर्बादी के लिए। मैं मानता हूं इस बात को कि कछवाहा कुल जिम्मेदार है कूच बिहार के राजवंशी क्षत्रियों की बर्बादी के लिए। और मैंने ये प्रतिज्ञा की है कि कामतापुर कूच बिहार राज्य अलग जब तक नहीं बन जाएगा, न मैं बैठूंगा न किसी और क्षत्रिय को बैठने दूंगा। और इसीलिए मैं बार बार वहां जाता हूं। कोई शौक नहीं है कि अप्सराओं के नाच गान देखूं या इस तरह का स्वागत करें, मुझे इनसे कोई लगाव नहीं है। आपको इन्हें देखकर जेलिसी होती होगी, पर मेरा इनसे कोई संबंध नहीं है, मेरे को इस बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन राजमाता गायत्री देवी के कारण उनकी बर्बादी हुई है, और उस बर्बादी का प्रति उत्तर देने के लिए मुझे और राजस्थान को और हम सब क्षत्रियों को, जो सवाई मानसिंह प्रथम और सवाई मानसिंह द्वितीय को अपना आदर्श मानते हैं, और जो मानते हैं कि उन क्षत्रियों के साथ अन्याय हुआ है, उन सबको उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए मैं खड़ा हूं, जिसको नहीं खड़ा होना वो ना हो। मैं ये बता देता हूं आपको, दुनिया की कोई ताकत कूच बिहार को अलग राज्य बनने से नहीं रोक सकती। राजमाता गायत्री देवी और उनके भाई महाराज जगदीपेंद्र नारायण के सपनों को नहीं तोड़ सकती। महाराज श्री श्री अनंत देव नारायण भूप बहादुर कृत संकल्पित हैं, इस बात के लिए दृढ़ संकल्पित हैं।
चाहे भले ही वो बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन बीजेपी ने उन पर कोई एहसान नहीं किया है। उन्होंने बीजेपी को 54 सीट दी हैं, तब वो राज्यसभा में गए हैं और वो फिर भी जाएंगे। तो आपको मैं ये बात बता देना चाहता हूं कि कूच बिहार की इस बर्बादी में मुख्य रोल राजस्थान का है। राजस्थान की राजमाता गायत्री देवी जी के कारण ही उनकी बर्बादी हुई है, हम कछवाहों के कारण ही उनकी बर्बादी हुई है। इसलिए हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि कूच बिहार राज्य बनाकर हम उनको दें, ताकि राजमाता गायत्री देवी को सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सके। जय रघुनाथ जी की, जय शिव चंडी, जय छात्र धर्म, जय मां भवानी। अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। जय